सभी को नमस्कार। कैसे हो? भगवान से यही दुआ करूँगा आप अपने घर में सुरक्षित होंगे, स्वस्थ होंगे, मस्त होंगे, खुश होंगे। प्यारे विद्यार्थियों, प्रिय दोस्तों और मेरे युवा साथियों, मैं होशियारमल अपने इस YouTube चैनल होशियार सर की ऑनलाइन क्लास में आपका तहे दिल से हार्दिक स्वागत करता हूँ। प्यारे विद्यार्थियों, हम बात कर रहे थे भारत के इतिहास की, जो कि सर्वप्रथम हमने प्राचीन भारत का इतिहास देखा, उसके बाद में मध्यकालीन भारत का इतिहास, उसके बाद में हम बात कर रहे थे आधुनिक भारत का इतिहास, जहां पर हमने पिछली क्लासों के अंदर, पिछले वीडियो के अंदर देखा 1857 की क्रांति, भारत का प्रथम स्वतंत्रता संग्राम, विस्तार से हमने पढ़ा। प्यारे विद्यार्थियों, आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के ऊपर। बहुत ही महत्वपूर्ण, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, जो हर कंपटीशन के सिलेबस में आपको जरूर मिलेगा। जहां भारत का जीके होगा वहां पर भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, भारतीय स्वतंत्रता संग्राम जरूर मिलेगा प्यारे विद्यार्थियों। और वैसे हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का ज्ञान होना चाहिए कि अंग्रेजों की गुलामी से भारत कैसे आज़ाद हुआ, किन किन का योगदान रहा, किन किन का योगदान या अग्रणीय भूमिका रही, उनका हमें पता होना चाहिए। जो कि हम 200-250 वर्ष तक अंग्रेजों के उपनिवेश कह दो या गुलाम बने रहे, उसके बाद में हमें 15 अगस्त 1947 को जो आज़ादी प्राप्त हुई, वहीं हमारा भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन ये मानो कि पूर्ण हुआ था। आज हम बात करेंगे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, तो प्यारे विद्यार्थियों अंत तक बने रहिए, वीडियो को ध्यानपूर्वक देखें और अच्छी प्रकार से सुनना है कि ये टॉपिक क्लियर हो जाए। वैसे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन टॉपिक बहुत बड़ा है, इसके कई पार्ट या भाग बनेंगे, तो उनको विस्तार से अच्छी प्रकार से देखना और सुनना मेरे प्यारे विद्यार्थियों। तो चलो देखिए भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। अंग्रेजों ने 1857 में हुए विद्रोह को दबा दिया। 1857 की क्रांति या विद्रोह हुआ, उसको तो अंग्रेजों ने दबा दिया था, किंतु वे भारतीयों के हृदय में जन्मी, भारतीयों के हृदय में, दिल में, मन में जो जन्म ले चुकी थी, क्या? राष्ट्रीयता की भावना, राष्ट्रीय भावना को नहीं दबा सके। प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, बहुत ही महत्वपूर्ण बात है। अंग्रेजों ने 1857 में हुए विद्रोह को दबा दिया था, किंतु वे भारतीयों के हृदय में जन्मी राष्ट्रीय भावना को नहीं दबा सके, जिसके परिणाम स्वरूप भारत में कई राष्ट्रीय संस्थाओं का जन्म हुआ, विकास हुआ। प्यारे विद्यार्थियों, तो हम बात करेंगे प्रारंभिक राजनीतिक संगठन। वैसे बाद के संगठन में अलग से एक टॉपिक, एक वीडियो, ये मानो कि एक क्लास अलग से बनाऊंगा। प्यारे विद्यार्थियों, आज केवल हम प्रारंभिक राजनीतिक संगठन के बारे में ही बात करेंगे। आज हम भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की पृष्ठभूमि कैसे तैयार हुई थी, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का संक्षेप में सार देखेंगे हम। उसके बाद में अगले वीडियो से, अगली क्लास से हम इसे विस्तार से देखेंगे। मेरे प्यारे विद्यार्थियों गौर करो, हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन, बहुत ही महत्वपूर्ण, बहुत ही बढ़िया और इम्पोर्टेंट टॉपिक है भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन। तो कई संस्थाओं का जन्म हुआ, विकास हुआ, जैसे कि बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी,
जो कि 1843 में जॉर्ज थॉम्पसन ने स्थापना की थी। इसकी ऐसा माना जाता है सोसाइटी के सदस्य जमींदार थे। इस संस्था का उद्देश्य किसानों को उचित अधिकार प्रदान करवाना तथा जनता की उन्नति करना था। बंगाल ब्रिटिश इंडिया सोसाइटी का। दूसरी ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी जो 1851 में स्थापित हुई थी, 1851 में बनी थी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, ब्रिटिश इंडियन सोसाइटी, इसका मुख्य उद्देश्य प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करना था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, इसका प्रमुख उद्देश्य क्या था? जो ब्रिटिश प्रशासन यहाँ पे भारतीयों के अंदर प्रशासन कर रहे थे, ब्रिटिश सरकार, उस प्रशासन में भारतीयों के प्रतिनिधित्व की मांग करना था। उसके बाद में नंबर 3 मद्रास नेटिव एसोसिएशन जो कि 1852 में स्थापित हुई थी। 1852 में इसकी स्थापना की गई थी। ध्यान रखना, जो कि कहा जाता है कि इस संस्था ने 1857 ईस्वी में हुए विद्रोह की निंदा की, अतः इसे जन समर्थन प्राप्त न हो सका। विद्रोह का जब इन्होंने ये मानो एक प्रकार से निंदा या विरोध किया तो जनता का समर्थन कैसे प्राप्त होगा? प्यारे विद्यार्थियों, जो जनता के हित में काम करेगी उसी संस्था या सोसाइटी को ये मानो कि जन समर्थन प्राप्त होगा। उसके बाद में बंबई एसोसिएशन जो कि 1852, बंबई एसोसिएशन कब बनी? 1852 में इसकी स्थापना हुई थी और इसका मुख्य उद्देश्य भारत में सिविल सेवा परीक्षा आईएएस, जिसको आजादी से पहले आईसीएस कहते थे, भारत में सिविल सेवा परीक्षा को आयोजित कराना तथा सरकारी पदों पर भारतीयों की नियुक्ति करना था। इसका उद्देश्य बंबई एसोसिएशन 1852 में। तो ये सन तो जरूर याद रखना मेरे प्यारे विद्यार्थियों, क्या पता इसमें से क्वेश्चन बना दिया जाए, चाहे वो सत्य है सत्य हो, चाहे संगत विसंगत बीमेल, ऐसे क्वेश्चन बनाए जा सकते हैं। एक तरफ सोसाइटी के नाम दे दिए जाएंगे, एक तरफ सन दे दी जाएगी और उसमें किसी को गलत भी छाप दिया जाएगा और पूछेगा कि इसमें असंगत बताइए। समझ गए होंगे ना मेरे प्यारे विद्यार्थियों? आप मेरे क्वेश्चन प्रश्नोत्तरी प्रैक्टिस सेट वाला वीडियो देखते होंगे। जो भी हमारा टॉपिक कंप्लीट होता है उसके बाद में उसके प्रैक्टिस सेट प्रश्नोत्तरी महत्वपूर्ण क्वेश्चन भी बनाता हूं। प्यारे विद्यार्थियों, अगर नहीं देखते हो तो इस वीडियो को जरूर देखा करो, क्योंकि उस वीडियो में हमारा मूल्यांकन हो जाता है कि टॉपिक कितना समझ में आया। तो प्यारे विद्यार्थियों, अगर वो वीडियो नहीं देखते हो तो मेरा यही निवेदन है कि उस वीडियो को जरूर देखा करो, आपकी तैयारी का मूल्यांकन हो जाएगा। उसके बाद में नंबर 5 ईस्ट इंडिया एसोसिएशन 1866 में, वेरी मोस्ट है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। ईस्ट इंडिया एसोसिएशन की स्थापना कब हुई? 1866 में। और कहां पर? लंदन में। किसने की? दादा भाई नौरोजी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। किसके द्वारा? दादा भाई नौरोजी के द्वारा कहा जाता है इसकी स्थापना की गई। बहुत ही महत्वपूर्ण है। उसके बाद में नंबर 6 पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में। ये संस्था सरकार व जनता के मध्य मध्यस्थता बनाए रखेगी। इसका उद्देश्य था पुनः सार्वजनिक सभा 1870 में। विद्यार्थियों, ये स्थापना वर्ष जरूर याद रखना, इसमें से कई बार क्वेश्चन बनाया जाता है जो मैं बार बार कह रहा हूं। उसके बाद में नंबर 7 इंडियन लीग 1875 में इसकी स्थापना हुई थी। ध्यान रखना, शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में बनाई थी। ये संस्था कह दो एक प्रकार से, या इंडियन लीग नामक जो एक प्रकार से सोसाइटी की स्थापना की थी और इसका उद्देश्य था नागरिकों में राष्ट्रीयता की भावना को जागृत करना तथा उन्हें राजनीतिक शिक्षा प्रदान करना था। वैसे देखा जाए तो ये सभी संस्थाएं राष्ट्रीयता की भावना को ही जागृत करने का काम कर रही थी। इंडियन लीग 1875, शिशिर कुमार घोष ने कलकत्ता में इसकी स्थापना की थी। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, बहुत ही महत्वपूर्ण है, बहुत ही महत्वपूर्ण है ये।
उसके बाद में इंडियन एसोसिएशन 1876 में इसकी स्थापना हुई थी। किसके द्वारा? सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा। सुरेंद्रनाथ बैनर्जी द्वारा इसकी स्थापना की गई थी। इसकी स्थापना की गई थी और साथ में आनंद बोस भी थे। भारतीय कांग्रेस की स्थापना से पूर्व यही एकमात्र ऐसी संस्था थी जिसने राष्ट्रीय स्तर पर कार्य किया था। किसने? इंडियन एसोसिएशन ने। 1876 में स्थापना हुई थी। कहां? कलकत्ता में। तो कई जगह आपने देखा होगा स्थान भी दे रखा है कि कहां पे स्थापना हुई, कब हुई और किसने की। ये तीनों बातें मेरे प्यारे विद्यार्थियों जरूर याद रखना। हम बात कर रहे हैं भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। उसके बाद में राष्ट्रीय सभा जो कि 1883 में कलकत्ता में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया था। संस्थापक का नाम नहीं बताया जाता प्यारे विद्यार्थियों, लेकिन कलकत्ता में 1883 में प्रथम भारतीय राष्ट्रीय सभा का गठन किया गया, स्थापना की गई राष्ट्रीय सभा। गौर करो, हम राष्ट्रीय आंदोलन की ही बात कर रही हैं, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की ही बात कर रही हैं। उसके बाद में नंबर 10 बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन। ये वेरी मोस्ट है, गौर करना प्यारे विद्यार्थियों। 1885 में बंबई में फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग ने इसकी स्थापना की थी। बंबई प्रेसिडेंसी एसोसिएशन बहुत ही महत्वपूर्ण है। 1885 में बंबई में इसकी स्थापना की थी फिरोज शाह मेहता, बदरुद्दीन तैयबजी, केटी तेलंग ने इसकी स्थापना की थी। तो प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, इन सभी संस्थाओं ने, जो ऊपर हमने 10 संस्थाएं देखी है, सोसाइटी कह दो, संस्थाएं कह दो, एसोसिएशन कह दो, इनकी स्थापना, इन सभी संस्थाओं ने भारतीयों में राजनीति चेतना जागृत की थी। राजनीतिक चेतना जागृत करने का काम किया था, राष्ट्रीयता की भावना लाने का, उसके प्रचार प्रसार का काम किया था इन सभी संस्थाओं ने। इसी प्रकार भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, इंडियन नेशनल कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को सर ए.ओ. ह्यूम के द्वारा बंबई में दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज के भवन में हुई थी। वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट 2-3 बातें यहां पर सामने निकल करके आती है प्यारे विद्यार्थियों। कांग्रेस की स्थापना कब हुई, कहां हुई और किसने की, वेरी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, बहुत ही महत्वपूर्ण है प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस बात पे। इसके लिए मैं अलग से एक वीडियो और भी बनाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण है भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस, जो कि राष्ट्रीय आंदोलन में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है, उसका अलग से, क्योंकि हम देखते हैं सिलेबसों के अंदर भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस अलग से भी टॉपिक होता है, जैसे कि फर्स्ट ग्रेड के अंदर है, कई कंपटीशनों में अलग से। तो इसके लिए मैं अलग से वीडियो बनाऊंगा, उसके 55 अधिवेशन, उनके अध्यक्षों को लेकर के, उनके महत्वपूर्ण तथ्य लेकर के मैं एक बहुत ही बढ़िया और महत्वपूर्ण रोचक ये मानो कि वीडियो बनाऊंगा, क्लास लूंगा प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना इस पे। यहां पे केवल हम एक संस्था की स्थापना के बतौर ही बात कर रही हैं, तो गौर करना भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना 28 दिसंबर 1885 को सर ए.ओ. ह्यूम, एलन ऑक्टेवियन, ए.ओ. ह्यूम का पूरा नाम क्या है? एलन ऑक्टेवियन, जो कि सेवानिवृत्त एक अंग्रेज अधिकारी था। गौर करो प्यारे विद्यार्थियों, भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस की स्थापना किसने की? एक अंग्रेज अधिकारी ने की थी। बंबई में स्थापना हुई थी, दिन के 12 बजे गोकुलदास तेजपाल संस्कृत कॉलेज का भवन था। इसके
प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष, वेरी 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 मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन जो सबसे ज्यादा पूछा जाता है कंपटीशनों में और एक इजी क्वेश्चन के बतौर मान सकते हैं प्यारे विद्यार्थियों कि कांग्रेस का पहला अध्यक्ष कौन था, पहले अधिवेशन का अध्यक्ष कौन था। तो गौर करना, इसके प्रथम अधिवेशन के अध्यक्ष WC बनर्जी बने थे। बंबई में ही पहला अधिवेशन हुआ था, हालांकि पुणे होना था लेकिन पुणे की जगह बंबई में किया गया, जिसमें 72 प्रतिनिधियों ने भाग लिया था पहले अधिवेशन में। कितने प्रतिनिधियों ने? 72 प्रतिनिधियों ने। और अध्यक्ष कौन? WC बनर्जी, व्योमेश चंद्र बनर्जी। कई बार प्यारे विद्यार्थियों शॉर्ट में दे देते हैं WC बनर्जी, कई बार पूरा नाम दे देते हैं व्योमेश चंद्र बनर्जी। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, वैसे मैंने बता दिया कि भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस पे मैं अलग से एक वीडियो बनाऊंगा, बहुत ही महत्वपूर्ण। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को मुख्य रूप से तीन चरणों में विभाजित किया जा सकता है, जिसका आगे हम विस्तार से चर्चा भी करेंगे। आज केवल हम संक्षेप में बात करेंगे यहाँ पे भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की, भारत के स्वतंत्रता आंदोलन की, जो कि 3 चरणों में, कई बुकों में 5 भी दे रखा है प्यारे विद्यार्थियों। हाँ, वो भी अपनी जगह सही है, क्योंकि तीसरा जो चरण है उसे 3 भागों में बांटा जा सकता है प्यारे विद्यार्थियों, जो कि आगे हम चर्चा करेंगे। चलो तो देखते हैं 3 महत्वपूर्ण चरण भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के। इन्हें अच्छी तरीके से तैयार कर लेना, तभी आगे की कहानी समझ में आएगी। हम भारत के नागरिक हैं तो हमें भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का अच्छी प्रकार से ज्ञान होना चाहिए, पता होना चाहिए मेरे प्यारे विद्यार्थियों। नंबर 1, राष्ट्रीय आंदोलन का प्रथम चरण। आंदोलन का प्रथम चरण जो कि 1885 से लेकर के 1905 तक का होगा। प्रथम चरण 1885 से 1905 तक का जो होगा उसे आंदोलन का प्रथम चरण कहा जाएगा। 1885 से 1905 तक जो कि उदारवादियों का काल या युग कहलाएगा। उदारवादी, एक आएंगे उग्रवादी, जो कि हम कह सकते हैं नरम दल और गरम दल। उदारवादी कौन था? नरम दल था, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे जो एक गाल पे थप्पड़ खा करके दूसरा गाल भी उनके आगे कर देते, ले भाई एक और मार ले। कहने का मतलब है एकदम उदार प्रवृत्ति, उनका कोई विरोध नहीं करते थे, केवल क्षमा याचना, हाथ जोड़ना, प्रार्थना पत्र देना, शिष्टाचार मंडल, बस इन्हीं साधनों का प्रयोग करते थे। संवैधानिक साधनों पर उनको अडिग विश्वास था और ब्रिटिश सरकार को, ब्रिटिश सत्ता को ईश्वर प्रदत्त मानते थे कि ये तो भगवान के द्वारा भेजे हुए हैं, ये अपने आप चले जाएंगे, इन्हें मत छेड़ो। ये कौन कहते थे प्यारे विद्यार्थियों? उदारवादी कहते थे। इस समय उदारवादियों का कालिया युग था, क्योंकि राष्ट्रीय आंदोलन में उदारवादियों का ही नेतृत्व था, उसके इर्द गिर्द ही पूरा राष्ट्रीय आंदोलन लड़ा जा रहा था प्यारे विद्यार्थियों। 1885 से 1905 तक की बात कर रहा हूं मैं, जो आगे हम विस्तार से देखेंगे। इसमें प्रमुख नेतृत्व था गोपाल कृष्ण गोखले, उदारवादी नेता, जो कि 1915 में मृत्यु। प्यारे विद्यार्थियों, मैंने यहां पर एक और बात महत्वपूर्ण लिखी है, जो भी हमारे क्रांतिकारी राष्ट्रीय आंदोलन के महान नेता रही हैं, उनका जन्म और मृत्यु का सन भी लिखा है मैंने कोष्ठ में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, कई बार क्वेश्चन बन जाता है और कई बार वैसे भी समझ पे आधारित हो तो वहां पे ये काम आते हैं। तो दादा भाई नौरोजी 1825 में जन्म, 1917 में मृत्यु। सुरेंद्रनाथ बनर्जी 1848 में जन्म, 1926 में मृत्यु। मदन मोहन मालवीय 1861 में जन्म और 1946 में मृत्यु। महादेव गोविंद रानाडे, जो कि गोपाल कृष्ण गोखले के ही गुरु थे, महादेव गोविंद रानाडे 1842 में जन्म, 1901 में मृत्यु। फिरोज शाह मेहता 1845 में जन्म, 1915 में मृत्यु। दिनसा वाचा, जो कि 1844 में जन्म, 1936 में मृत्यु। लाल मोहन घोष,
जो कि 1849 में जन्म, 1909 में मृत्यु, ये सभी उदारवादी थे, जो एक गाल पे थप्पड़ खा करके दूसरा गाल आगे करने वालों में थे, उदार प्रवृत्ति के व्यक्ति थे। तो यहां पर क्वेश्चन निकल सकता है कि निम्न में से उदारवादी कौन था, कौन नहीं था। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, उदारवादी नेताओं में सबसे प्रमुख नाम आता है तो गोपाल कृष्ण गोखले, दादा भाई नौरोजी, सुरेंद्रनाथ बैनर्जी, मदन मोहन मालवीय, महादेव गोविंद रानाडे, फिरोज शाह मेहता, दिनसा वाचा और लाल मोहन घोष, ये उदारवादी नेता थे। प्यारे विद्यार्थियों गौर करना, जो अगले वीडियो अगली क्लास में हम इनके बारे में विस्तार से देखेंगे। उसके बाद में राष्ट्रीय आंदोलन का द्वितीय चरण, दूसरा चरण, द्वितीय चरण जो कि 1905 से 1919 तक रहेगा। द्वितीय चरण, दूसरा चरण जो कि उग्रवादियों का काल या युग कहलाएगा। उग्रवादी यहां पर आ जाएंगे, ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, वैसे तो सूरत अधिवेशन 1907, कांग्रेस का सूरत अधिवेशन 1907 में यह मानो कि कांग्रेस का पहली बार विभाजन हुआ था गरम दल और नरम दल के रूप में, उदारवादी और उग्रवादी के रूप में। लेकिन 1905 में ये सक्रिय हो गए थे और 1905 से 1919 तक का जो राष्ट्रीय आंदोलन है वो इनके इर्द गिर्द लड़ा गया था। केंद्रीय धुरी यही उग्रवादी थे। कहने का मतलब जो गरम दल के नेता थे वही थे। ध्यान देना, इसमें प्रमुख नेतृत्व था लाल पाल बाल। इस तिकड़ी का बहुत ही महत्वपूर्ण रोल था इस समय। लाल पाल बाल घोष, तो लाल से बन जाएगा लाला लाजपत राय, शेरे पंजाब जिसको कहा जाता है। 1865 में जन्म, 1928 में इनकी मृत्यु हुई थी। साइमन कमीशन के समय जब लाठी लगी थी उसके बाद कहते हैं इनकी मृत्यु हो गई। पाल से बन जाएगा विपिन चंद्र पाल, जो कि बंगाल से थे, बंगाल से थे। 1858 में जन्म और 1932 में मृत्यु। और बाल से बन जाएगा बाल गंगाधर तिलक, जो कि बंबई कोंकण जो जिला था, बंबई महाराष्ट्र गुजरात का जो क्षेत्र है वहां पे हुए थे बाल गंगाधर तिलक, जो कि 1856 में इनका जन्म और 1920 में इनकी मृत्यु हुई थी। जब गांधी जी ने असहयोग आंदोलन शुरू किया था उसी दिन 1 अगस्त 1920 को बाल गंगाधर तिलक की मृत्यु हुई थी। ये तीनों ही अलग अलग क्षेत्र, लाला लाजपत राय पंजाब, जो कि हम कह सकते उत्तर की साइड से, वहीं आप देखो विपिन चंद्र पाल बंगाल पूर्व की साइड से, और जो कि बाल गंगाधर तिलक हम कह सकते पश्चिम क्षेत्र ही होगा प्यारे विद्यार्थियों। और तीनों के विचार देखो अलग अलग दिशाओं के होकर के भी विचार मिल रहे थे। उग्रवादी जो कि एक गाल पे अगर उनके थप्पड़ मारे तो दूसरा गाल अपना नहीं अगले का ही होगा। ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले यही तो क्रांतिकारी थे। भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में बड़ी भूमिका निभाई थी। और इसी में एक नाम आता है अरविंद घोष, जो कि कलकत्ता से थे, बंगाल से। 1872 में जन्म हुआ और 1950 में इनकी मृत्यु हो गई। ये था दूसरा चरण आंदोलन का। उसके बाद में तीसरा राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण, राष्ट्रीय आंदोलन का तीसरा चरण 1919 से लेकर के और 1947 तक का, 47 तक का गांधी युग के नाम से, गांधी काल। यहां पे एक महान पुरुष का आगमन होगा, महात्मा गांधी, हमारे राष्ट्रपिता मोहनदास करमचंद गांधी। इसमें प्रमुख नेतृत्व था महात्मा गांधी का, जो गुजरात के पोरबंदर काठियावाड़ रियासत के पोरबंदर नामक स्थान पर जन्म हुआ था 1869 और मृत्यु 1948। प्यारे विद्यार्थियों गौर किया क्या कि मैंने हमारे राष्ट्रीय आंदोलन के जो प्रमुख क्रांतिकारी कह दो, नेता कह दो, जिन्होंने अग्रणी भूमिका निभाई, उनका जन्म और मृत्यु का वर्ष भी लिखा है मैंने कोष्टक में। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, जरूर नोट भी करना है इसको। जो कि तीसरा जो चरण है इसमें 3 भागों में, इसे 3 भागों में बांटा जा सकता है।
जो कि कुछ बुकें कहती है ना 5 चरण, वैसे तो 3 ही होंगे प्यारे विद्यार्थियों। 1885 से 1905 उदारवादियों का युग, 1905 से 1919 उग्रवादियों का युग और 1919 से 1947 गांधी युग। लेकिन गांधी युग में देखा जाता है कि 3 भागों में, क्योंकि पहला 1919 से 1929 जो महात्मा गांधी युग, कहने का 1919 से 1929 महात्मा गांधी की अग्रणी भूमिका रहेगी। राष्ट्रीय आंदोलन महात्मा गांधी के इर्द गिर्द लड़ा जाएगा। केंद्रीय धुरी यही होंगे, क्योंकि इन्होंने ही खिलाफत आंदोलन है, असहयोग आंदोलन है, उसका चोरा चोरी घटना के बाद वापस ले लिया। उसके बाद में आप देखोगे कि दांडी मार्च है, ऐसी महत्वपूर्ण घटनाएं, सभी नवज्ञ आंदोलन, ये सभी 1919 से 1929 के काल में हुई थी। तब महात्मा गांधी उस समय सक्रिय रूप से भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन में भूमिका अदा कर रहे थे। उसके बाद में दूसरा, क्योंकि 1929 के बाद एक बार गांधी जी शांत हो जाते हैं, कहने का मतलब गांधी जी की अग्रणी भूमिका नहीं रहती। उस समय 1929 से 1939 द्वितीय उग्रवादियों का काल बन जाएगा। ये द्वितीय उग्रवादी गरम दल के नेता यहां पर आएंगे। कौन? भगत सिंह, चंद्रशेखर, राम प्रसाद बिस्मिल, सुखदेव, ऐसे युवा क्रांतिकारी और वो भी उग्र विचारधारा वाले, जो कि ईंट का जवाब पत्थर से देने वाले कि अंग्रेज ऐसे नहीं जाएंगे, इनका सामना करना होगा और इन्हें भारत से खदेड़ना होगा। ये काम किया था इन्होंने, बहुत ही युवा और ये मानो कि अग्रणी भूमिका निभाई थी यहां पर उग्रवादियों ने, जो कि मैंने नाम बताया, भगत सिंह है, चंद्रशेखर है, सुखदेव है, राजगुरु है, राम प्रसाद बिस्मिल है, ऐसे प्रमुख ये मानो कि क्रांतिकारी हुए थे 1929 से 1939। उसके बाद में इसी में तीसरा 1939 से 1947 वापस महात्मा गांधी युग, कहने का महात्मा गांधी वापस राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय हो जाएंगे, जो कि यह आंदोलन का 5वां, पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा और 5वां ऐसे कहा जा सकता है। प्यारे विद्यार्थियों, आ रहा है ना समझ में? भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन के चरण हम संक्षेप में पढ़ रहे हैं, विस्तार से अगले वीडियो अगली क्लास से पढ़ेंगे। प्यारे विद्यार्थियों, भारत का इतिहास कंप्लीट करवाऊंगा आपको, जो कि बहुत ही महत्वपूर्ण है। बने रहिए मेरे साथ, ऐसे ही आपका सहयोग, स्नेह और प्यार चाहिए, देते रहिए प्यारे विद्यार्थियों। यह आंदोलन का 5वां एवं अंतिम चरण था, क्योंकि 1947 15 अगस्त 1947 को भारत को आजादी मिल गई, स्वतंत्रता मिल गई, भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन का परिणाम मिल गया हमें। कहने का मतलब हमारे जो महान क्रांतिकारी, जो हमारे महान नेता थे, जो राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभा रहे थे, चाहे वो उदारवादी हो, चाहे उग्रवादी हो, चाहे गांधी जी हो, इन सभी का ये मानो कि मेहनत कह दो या उनका बलिदान काम आया और हमें आजादी मिल गई। और आज देख लो, भारत एक विश्व गुरु का दर्जा प्राप्त करे हुए है, क्योंकि आज ये मानो कि पूरे विश्व में भारत की अपनी एक अलग छाप है, अलग एक संस्कृति है, अलग एक सभ्यता है। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, तो इसे हमें बनाए भी रखना है, क्योंकि हमारे राष्ट्रीय आंदोलन में कई महान विभूतियों का बलिदान है। उन्होंने अपना खून या मानो अपने प्राण न्यौछावर करके हमें आजादी दिलवाई थी, तो हमें उन्हें नहीं भूलना चाहिए। प्यारे विद्यार्थियों, गौर करना, तो ये देखा हमने राष्ट्रीय आंदोलन के 3 चरण, प्रथम चरण, द्वितीय चरण, तीसरा चरण। जबकि कुछ 5 बताते हैं, तो तीसरे चरण को हम 3 भागों में बांट सकते हैं। प्यारे विद्यार्थियों, आ गया ना समझ में कि 1919 से 1929 महात्मा गांधी केंद्रीय धुरी रहेंगे राष्ट्रीय आंदोलन के, जबकि 1929 से 1939 द्वितीय उग्रवादी, क्योंकि पहला तो ये हो ही जाएगा लाल पाल बाल वाला,
जो कि द्वितीय उग्रवादी काल होगा, जो कि भगत सिंह, चंद्रशेखर, सुखदेव, राजगुरु वाला। और वहीं आप देखोगे 39 से 47 वापिस महात्मा गांधी सक्रिय हो जाएंगे राष्ट्रीय आंदोलन में, जैसे कि व्यक्तिगत सत्याग्रह आंदोलन है, भारत छोड़ो आंदोलन है, ऐसे कई महत्वपूर्ण आंदोलन किए जाएंगे भारत में। उस समय महात्मा गांधी की बहुत ही सक्रिय भूमिका रहेगी, केंद्रीय धुरी यही होंगे आजादी के समय, आजादी से पहले। और कहा जाता है कि महात्मा गांधी का सबसे बड़ा रोल था, लेकिन वैसे बता दूं प्यारे विद्यार्थियों, सभी का अपना अपना रोल था, चाहे वो उदारवादी हो, उनकी भी अग्रणीय भूमिका, उन्होंने उदार विचारों से भी तो अंग्रेजों को प्रभावित किया था। उग्रवादियों का भी रोल है, जिन्होंने अपना साहस, हिम्मत, उत्साह दिखा करके अंग्रेजों का डट करके मुकाबला किया था, इनकलाब जिंदाबाद का नारा दिया था। उसी प्रकार महात्मा गांधी ने भी अपने उदार विचारों से ये मानो कि भारत को आजादी दिलवाई। तो कहने का लो प्रत्येक व्यक्ति का कुछ न कुछ योगदान जरूर है। हम ये नहीं कह सकते कि पार्टिकुलर किसी एक व्यक्ति का योगदान आए, नहीं, संपूर्ण भारतवासियों का ये मानो भारत माता को आजाद करवाने में अग्रणीय भूमिका, या ये कहो कि बहुत ही महत्वपूर्ण रोल रहा है प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने बात की भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन की। एक तो ये तीनों चरण जरूर तैयार कर लेना, इसमें से क्वेश्चन ऐसे पूछा जाएगा प्यारे विद्यार्थियों कि निम्न में से उदारवादी नेता नहीं है, उदारवादी नेता नहीं है। ए गोपाल कृष्ण गोखले, बी दादा भाई नौरोजी, सी बाल गंगाधर तिलक, और डी में दे दिया जाएगा मदन मोहन मालवीय। बताइए उदारवादी नेता कौन नहीं है? तो गौर करना, सी सही होगा प्यारे विद्यार्थियों, जो कि बाल गंगाधर तिलक। क्योंकि ये देखो बाल गंगाधर तिलक कहां पे है? उग्रवादियों में है। कहां पे? उग्रवादियों में। उग्र राष्ट्रीयता का जन्मदाता इसे ही माना जाता है, जो हम अगले वीडियो में विस्तार से चर्चा करेंगे प्यारे विद्यार्थियों। तो आज हमने भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन शुरू कर दिया है प्यारे विद्यार्थियों। तो अब क्लासें रोजाना जो बनाई जा रही है उनको जरूर देखना। भारत के नागरिक होने के नाते इसका हमें पता भी होना चाहिए। बहुत ही मजेदार, रोचक और इंटरेस्टिंग कहानियों के साथ मैं आपको भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन बताऊंगा प्यारे विद्यार्थियों। जब भी आप गवर्नमेंट जॉब लग जाओगे तो उस समय ये कहानियां जरूर आपके काम आएगी। आप भी अपने बच्चों को अपने ऑफिस में या अन्य जो सामान्य जनसाधारण है उनको बता पाओगे। तो प्यारे विद्यार्थियों, राष्ट्रीय आंदोलन को अच्छी प्रकार से समझना है और पढ़ना है। गौर करना प्यारे विद्यार्थियों, मैं बार बार कहता हूं, इतिहास को रटो नहीं, समझो कि भारत का राष्ट्रीय आंदोलन कैसे लड़ा गया था, किस किस की भूमिका रही थी, इसके कितने चरण थे और इसके प्रारंभिक राजनीतिक संगठन कौन कौन से थे, उनकी स्थापना कब हुई, कहां पे हुई और किसने की। हमने देखा कि अंग्रेजों ने 1857 में हुए विद्रोह क्रांति को तो दबा दिया था, किंतु वे भारतीयों के हृदय में जन्मी राष्ट्रीय भावना को नहीं दबा सके। क्योंकि भारतीय के हृदय में जो भारत माता के प्रति लगाव, प्रेम, जो मातृभूमि की रक्षा के लिए उनके अंदर जो भावना आ गई थी, जिसे हम राष्ट्रीयता की भावना कहते हैं, उसे वो नहीं दबा सके। और उसके परिणाम स्वरूप कई संस्थाओं का जन्म हुआ और अंत में हमें 15 अगस्त 1947 को आजादी भी प्राप्त हुई थी प्यारे विद्यार्थियों। मिलते हैं अगले वीडियो में, जो कि भारतीय राष्ट्रीय आंदोलन को हम विस्तार से देखेंगे। तब तक खुश रहिए, हंसते रहिए, मुस्कुराते रहिए, प्रेम से मस्त रहिए। तो जिन्होंने, चाहे मेरे प्यारे विद्यार्थियों, चाहे मेरे प्रिय दोस्तों, चाहे मेरे युवा साथियों, जिन्होंने ये वीडियो देखा है, उनका बहुत आभार और बहुत बहुत धन्यवाद।